Good morning, students. In our last class, we have discussed that the reactivity of different metals is different और अलग-अलग metals जो हैं वो अलग-अलग तरीके से react करते हैं with the different reagents, right? So ये चीज़ हम लोगों ने discuss की थी. I have told you to learn the atomic numbers of the elements at least till the atomic number 30, right? और अगर 30 तक नहीं हो सके तो एटलीस्ट 20 तक तो हमको पता होने ही चाहिए. So now we are going to start our new topic, that is how does the metals and non-metals reacts with each other, right? कैसे मेटल और नॉन मेटल जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे. बट उसके पहले हमको पता होना चाहिए उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में, राइट? तो आज हम थोड़ा सा उसका बेसिक समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में. एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है उनके अंदर, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे सो दैट इसके बाद वाला जो टॉपिक है उसको आप इजीली समझ पाओ, राइट? तो ये बेसिक है जो हमको पता होना चाहिए. तो अगर मैं एक एटम के स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपको पता है कि एक एटम का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होता है कि सेंटर में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, राइट? और उसके आसपास इस तरीके के ये ऑर्बिट्स होते हैं, राइट? और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चक्कर लगाते हैं. ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है. अच्छा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब मान लीजिए जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है. तो चूंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होगा, एक न्यूट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होगा, राइट? यही होता है एटम का स्ट्रक्चर. वैसे ही अगर मैं बात करूं हीलियम की, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है. तो उसमें 2 प्रोटॉन्स होंगे, 2 न्यूट्रॉन्स होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चक्कर लगाएंगे, राइट? ये जो सर्कल्स मैंने बनाए हैं उनको बोला जाता है ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, राइट? तो हाइड्रोजन, हीलियम, इसके बाद आता है लिथियम. तो लिथियम के केस में 3 प्रोटॉन हो गए, 3 न्यूट्रॉन हो गए और 3 इलेक्ट्रॉन. तो अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे नहीं आएगा, राइट? हमको पता है पहले ऑर्बिट में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और ये जो थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है उसको सेकेंड वाले ऑर्बिट में जाना पड़ेगा, राइट? ये चीज़ हम लोग को पता है कि किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है वो एक रूल के अकॉर्डिंग होती है और जो रूल है वो ये है 2n², राइट? तो किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे वो इस रूल को फॉलो करते हुए होंगे. मान लीजिए अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो n की वैल्यू हो गई वो 1 हो गई, राइट? तो जो इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए वो कितने हो गए? 1 का स्क्वायर इज 1, दैट इज 2. तो फर्स्ट ऑर्बिट में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल हो सकते हैं, राइट? सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो सेकेंड ऑर्बिट के केस में जो n की वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी. तो जब n की वैल्यू 2 हो गई तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 4 और 2 इंटू 4 इज 8, राइट? दैट इज सेकेंड ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल बी 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड इन द सेकेंड ऑर्बिट. तो यहाँ पे जो मैंने सेकेंड ऑर्बिट बनाया है वहाँ पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? तो वहाँ पे मैक्सिमम आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो लिथियम में जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा, ना कि फर्स्ट ऑर्बिट में, राइट? अब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम. अब अगर मैं बात करूं बेरिलियम की, तो बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर 4 प्रोटॉन्स, 4 न्यूट्रॉन्स और फोर्थ वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, राइट? तो जो अभी प्रिंसिपल हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग 2n² के रूल के अकॉर्डिंग जो सेकेंड वाला ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम, अगर मैं बात करूं n की वैल्यू 2 की, तो n की वैल्यू 2 हो गई एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 4 2 जा 8.
दैट इज मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेकेंड ऑर्बिट के अंदर आ सकते हैं। तो तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। अब अगर मैं बात कर रहा हूं बोरोन की, तो बोरोन में 5 प्रोटॉन्स, 5 न्यूट्रॉन्स और फिफ्थ वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से मूव करेगा, राइट। तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस सेकेंड ऑर्बिट में आ सकते हैं। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेकेंड ऑर्बिट के अंदर आ सकते हैं। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो किसका होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। मतलब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एटॉमिक नंबर जिसका 10, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो अगर मैं नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाता हूं तो इस तरीके से बनेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर 11 की, दैट इज सोडियम की, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। चूंकि इसकी कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की, तो उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो नेक्स्ट ऑर्बिट के अंदर जाएगा, राइट। दैट इज यहाँ पे एक थर्ड ऑर्बिट, यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स, 11 न्यूट्रॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, सेकेंड वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और जो थर्ड ऑर्बिट है उसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सोडियम की अगर मैं बात करूं तो पहले 2, फिर 8 और फिर 1, राइट। सिमिलरली मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल्यूमिनियम। अब एज पर द रूल होता क्या है, अभी मैंने बोला कि थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जा सकते हैं, राइट। दैट इज 2n स्क्वायर के रूल के हिसाब से अगर हम देखें तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, दैट इज 9 टू 18। तो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस ऑर्बिट के अंदर जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, राइट। हमारे रूल के हिसाब से 18 इलेक्ट्रॉन्स इस थर्ड वाले ऑर्बिट में जाने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। जैसे ही यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे ही इस थर्ड ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, इनका जैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो जैसे ही इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इसकी कैपेसिटी भले ही 18 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की है, लेकिन जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो इस थर्ड ऑर्बिट के अंदर नहीं आ पाता है, वो नेक्स्ट वाले शेल में चला जाता है या नेक्स्ट वाले ऑर्बिट में चला जाता है, राइट। इन शेल्स के नाम की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट शेल को हम बोलते हैं के, सेकेंड शेल का नाम होता है एल, थर्ड का एम और फोर्थ वाला शेल अगर हम बनाएं तो उसका नाम होता है एन, राइट। तो वो ऑर्बिट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं उन ऑर्बिट्स को हम बोलते हैं शेल्स, राइट। सो अब हमको पढ़ना है एटॉमिक नंबर 20 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा होगा। मतलब कि के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, एल में कितने जाएंगे, एम में कितने जाएंगे और एन में कितने जाएंगे, राइट। तो ये चीज हमको बतानी है कि किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, के, एल, एम और एन के बारे में। के मतलब फर्स्ट वाला शेल, एल मतलब सेकेंड शेल, एम मतलब थर्ड शेल और एन मतलब फोर्थ शेल, राइट। अभी हमको 10th क्लास के अकॉर्डिंग सिर्फ 20 एटॉमिक नंबर्स तक ही पढ़ना है, दैट इज कैल्शियम तक ही पढ़ना है। इसके आगे के अगर आप साइंस परस्यू करते हो तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट फर्दर इन द क्लास 11th में आप लोग पढ़ेंगे इसके आगे के। अभी के लिए हमको सिर्फ KL-MN ही पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमने न्यूक्लियस बनाया, यहाँ पे ये शेल, इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट शेल में आ गया।
मतलब K में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, बाकी कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो उसको एज इट इज छोड़ देते हैं, राइट। हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फर्स्ट ऑर्बिट में फिल हो जाएंगे इस तरीके से। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आ जाएगा हमारे पास सिंपली 2। अच्छा, एक चीज और, जब किसी भी एटम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्स जितनी उसकी कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अगर फिल हो जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है, वो एटम जो है, उसको हम बोलते हैं इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है कि वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, और अगर किसी एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, कि अगर मैं बात करूं, मान लीजिए यहाँ पे एक और शेल है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो न्यूक्लियस के पास वाला जो ऑर्बिट है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम बोलते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन, और इस न्यूक्लियस से दूर वाले ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो चूंकि बाउंड इलेक्ट्रॉन्स में, मतलब फर्स्ट वाले ऑर्बिट में उसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल्ड हैं, तो ये एटम जो होगा ये कैसा होगा, स्टेबल, मतलब इसको किसी भी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम की, तो लिथियम के केस में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में चले गए, थर्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड ऑर्बिट में चला गया। लेकिन जो लिथियम है वो लेस रिएक्टिव होगा, वो बहुत रिएक्टिव होगा, क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। सेकेंड वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, तो या तो वो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन्स ले, या अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तभी वो स्टेबल हो पाएगा। अगर उसका ऑक्टेट का हर ऑर्बिट चाहता है कि अपना, हर एटम चाहता है कि उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो, राइट। तो चूंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको जरूरी है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, ताकि उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए और वो स्टेबल हो पाए, राइट। तो जो लिथियम है वो इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कोशिश करेगा, और इसीलिए ऐसे एलिमेंट्स जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है उनको हम बोलते हैं इनर्ट एलिमेंट्स, या जनरली ये गैसेस होती हैं, तो इनको हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस, जिसमें से हीलियम जो है वो एक इनर्ट गैस है। और भी हम इनर्ट गैसेस के बारे में पढ़ेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, राइट। तो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, इसके बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में आ गए, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेकेंड ऑर्बिट में आएंगे, इस तरीके से, राइट। तो बेरिलियम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2-2, दैट इज फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाले ऑर्बिट में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। इसके बाद आता है बोरोन। बोरोन की मैं बात करूं तो के में 2, एल में 3 इलेक्ट्रॉन। एल की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की, तो जब तक उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं तब तक तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है वो सेकेंड ऑर्बिट में ही होगी, राइट। तो ये हो गया बोरोन का एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके बाद अगर हम बात करें तो बोरोन के बाद आता है कार्बन। कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में आ गए, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड ऑर्बिट में मूव करेंगे। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2,4, राइट। कार्बन के बाद अगर हम बात करें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, दैट इज इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,5। ऑक्सीजन 2,6, फ्लोरीन 2,7, एंड एट लास्ट नियॉन दैट इज 2,8। अब चूंकि नियॉन के केस में भी क्या हुआ
ये जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया। इसकी कैपेसिटी थी 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की, इसने 8 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, और चूंकि इसने 8 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं, इसका मतलब इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया है। और अब इसको बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन लेने की या इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए नियॉन भी जो होती है वो इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस का मतलब नोबल गैस भी बोलते हैं, और इनर्ट गैस का मतलब होता है लेस रिएक्टिव, राइट। मतलब कि इसको किसी के साथ रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये लेस रिएक्टिव या नोबल गैस होती है। तो हमने एटॉमिक नंबर 10 तक के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिस्कस किए, 20 तक के करते हैं। नेक्स्ट 5 की अगर मैं बात करूं, दैट इज सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हो जाएगा। सोडियम का फॉर्मूला होता है Na। तो हमको पता है कि सेकेंड ऑर्बिट में केवल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट में आ गए, 8 जो है वो सेकेंड में आ गए। इसके बाद M में जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड में जाएगा, मतलब कि M1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर मैं बात करूं, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2,8,1। वैसे ही अगर हम बात करें मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये हो गया 2,8,2। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अच्छा, एक चीज और आपको पता है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब अगर मैं बात कर रहा हूं सोडियम की फॉर एग्जांपल, तो सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब इसको अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा इजी रहेगा एज कंपेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना, राइट। तो ऐसा ऐसा एटम जो कि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव आयन, और पॉजिटिव आयन का मतलब होता है जनरली कैटायन, राइट। और इसके अपोजिट में अगर मैं किसी ऐसे एलिमेंट की बात करूं जिसमें यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, तो या तो क्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट कर दे या किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, राइट। तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा इजी है, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको बोलते हैं नेगेटिव आयन, या उसको बोला जाता है एनायन, राइट। तो हर एटम चाहता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हो जाएं, राइट। और इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको बोलते हैं कैटायन, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको बोलते हैं एनायन, राइट। सो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एल्यूमिनियम के केस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2,8,3, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन 2,8,4, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स। फॉस्फोरस 2,8,5, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अच्छा, सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सिलिकॉन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, और इसी प्रॉपर्टी के कारण जो सिलिकॉन है वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है, जो कि आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे इफ यू परस्यू साइंस फर्दर, राइट। सो उसको अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं। तो फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो 2,8,5, राइट। इसके बाद वाले 5 और बात कर लेते हैं। सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो सल्फर के केस में सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ गए, बाकी के 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में आ गए, और जो बचा हुआ 8 और 2 10, और जो बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्ड ऑर्बिट में आ जाएंगे, दैट इज यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आ गया
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 286, राइट। क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो 287, और अभी जैसा कि मैंने बोला था इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर एनायन बना लेता है, राइट। जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो एनायन, जो दे रहा है वो केटायन। आर्गन की बात करूं तो आर्गन में 288, अब सेम चीज यहां पे आ गई, चूंकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका मतलब इसको भी ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, राइट। इसीलिए आर्गन भी जो होती है वो नोबल गैस होती है, मतलब कि इनर्ट गैस होती है। तो जो इनर्ट गैसेस होती हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वो लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, सबसे कम रिएक्टिव होती हैं, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं पोटेशियम की, तो पोटेशियम का जो कन्फिग्रेशन है वो कुछ ऐसा होता है। हमने पढ़ा है कि थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही किसी भी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो आने को तो यहाँ भी आ सकता है, बट वो यहाँ नहीं आते हुए वो नेक्स्ट शेल में जाता है, दैट इज फोर्थ शेल में जाता है। ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीजन आप लोग आगे की क्लासेस में 11th में पढ़ेंगे, राइट। तो इलेक्ट्रॉन होने को तो ऐसा होना चाहिए था दैट 289, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। जो इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ ऑर्बिट में चला जाएगा, दैट इज nth वाले शेल में जो है वो चला जाएगा। तो पोटेशियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हम बात करें तो हो जाएगा 2881, और वैसे ही अगर मैं कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं तो वो हो जाएगा 2882, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो लिख सकते हैं, और अगर हम और उसका स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं अगर हमको उसका एटॉमिक नंबर याद है तो, राइट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके आगे वाला जो टॉपिक है वो समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हमको एटम का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीटली पता हो, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। इसके बाद वाली नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, राइट। उसके पहले बहुत ज़रूरी है कि आप ये चीज़ें याद कर लें। अगर आप लोगों ने एटॉमिक नंबर्स याद नहीं करे हैं तो वो याद कर लें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। द फर्दर टॉपिक्स वी शैल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।